नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि जैन साहित्य पर आधारित होगी और यह प्रैक्टिस सेट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित है और हम इन प्रश्नों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का लाइन बाय लाइन अध्ययन भी कर रहे हैं। और जब हम शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके टेक्निकल पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अक्सर देखने में आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जैसे ही आदिकाल को हम कवर करते हैं वो धीरे धीरे इतिहास हमें आसान लगने लगता है, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल। यानी कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आदिकाल को पढ़ते वक्त कई बार विद्यार्थियों को दिक्कत सी महसूस होने लगती है और इसी के वजह से वे इस पुस्तक को आगे पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अभ्यास सेटों के माध्यम से या फिर प्रश्नों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को हम अच्छे से पढ़ सकने में सक्षम होंगे और बाकी आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो हमने पुस्तक के शुरुआती अंश पर अभ्यास करते करते जैन साहित्य तक हम पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं सीधे हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के ऊपर। जो पहला प्रश्न है, हेमचंद के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है कुमार पाल के दरबारी, जैन आचार्य, व्याकरण आचार्य, प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यानुशासन। तो हमें हेमचंद्र के बारे में बताना है कि कौन सी बात इन विकल्पों में गलत है या फिर असत्य है। तो आप देख रहे हैं कि हेमचंद कुमारपाल के दरबारी कवि थे, जैन आचार्य थे, व्याकरणाचार्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर जो ग्रंथ दिया गया है काव्यानुशासन न होकर शब्दानुशासन है। ठीक है, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो शब्दानुशासन यहाँ पर होना चाहिए था जो कि काव्यानुशासन दिया गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर के जो भी तथ्य दिए गए हैं हेमचंद्र के संदर्भ में क्या है, सत्य है। अब मान लीजिए जो विद्यार्थी बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कि 5 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं और उसमें डी और ई ऑप्शन ऐसे हों कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे प्रश्नों के लिए भी ये जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्या है, सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि हेमचंद कुमारपाल के दरबारी कवि थे, जैन आचार्य थे और व्याकरणाचार्य भी थे और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम हमने बता दिया, शब्दानुशासन। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा लिंक आपको पहले प्रश्न से मिल रहा होगा। तो हमें बताना है कि इस पुस्तक का नाम, जिसको कि हमने अभी शब्दानुशासन बताया, इसको कई बार सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर हेमचंद्र का नाम जोड़ दिया गया जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है, हेमचंद्र की है। लेकिन ये किस प्रकार का ग्रंथ है, यहाँ पर नए ढंग से ये देखिए सवाल बनाया गया है। पूछा गया कि क्या है ये, इतिहास ग्रंथ, भाषा ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या फिर अनुवाद। तो इस प्रश्न का जवाब वे विद्यार्थी अच्छे से बता पाएंगे जो लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव और मूल किताबों को पढ़े होंगे। हालांकि वन लाइनर किताबों में भी इस तरीके का आपको मिल जाएगा तथ्य। तो इस सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी, व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, इसीलिए हेमचंद्र को कहा गया व्याकरणाचार्य। ठीक है, जैनाचार्य तो थे ही, साथ में व्याकरणाचार्य भी थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि शब्दानुशासन की भाषा के संदर्भ में सत्य है। संस्कृत में है, प्राकृत, अपभ्रंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्दानुशासन की भाषा रही है, इसमें तीनों भाषाएं दिखाई पड़ती हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक नया ट्रेंड चल गया है पेपर बनाने का, तो उम्मीद है कि आगे इस तरीके को अभी देखा जा सकता है। नहीं तो कूट पर आधारित भी प्रश्न ये बनाया जा सकता था कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है, ठीक है, एक और दो सही है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका बेस तैयार होगा, आपके तथ्यात्मक
जानकारियों का संग्रह मजबूत होगा तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसके सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। चाहे वन लाइनर में पूछा जाए, चाहे कूट में पूछा जाए, चाहे इस पैटर्न पे पूछा जाए, बीपीएससी वाले पैटर्न पे पूछा जाए, आप बता देंगे। ठीक है, तो शब्दानुशासन संस्कृत में है, प्राकृत में, अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का समावेश इसमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र अपभ्रंश के उदाहरणों के लिए किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? हेमचंद्र ने अपभ्रंश के उदाहरणों के लिए किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया गया है चौपाई, दोहा, पद्धरि, सोरठा। तो हेमचंद ने किन छंदों का ज्यादा प्रयोग किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दोहा छंद का ज्यादातर प्रयोग उन्होंने अपने शब्दानुशासन वाले व्याकरण ग्रंथ में किया है। या फिर जहां भी हेमचंद के उदाहरण दिए गए हैं इनके पुस्तकों के आधार पर, चाहे कुमारपाल चरित हो, शब्दानुशासन हो, या फिर द्वयद्रश्रय करके एक किताब और आएगी, सभी में इन्होंने दोहा छंदों का प्रयोग किया है। और आप जानते हैं कि अपभ्रंश में दो तीन छंद काफी फेमस रहे, एक तो दोहा का नाम आ जाता है उसमें, चौपाई का नाम आ जाता है और छप्पे का नाम आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए आगे के एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ में कई जगहों पर गाथा का भी नाम प्रयुक्त होता है। तो ये सब अपभ्रंश से जुड़े हुए कुछ छंद हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कान, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। किसकी पंक्तियां हैं? देखिए, ये पंक्ति आप तमाम परीक्षाओं में देखे होंगे, खूब पूछी जाती है, लेकिन इस बार इसका हमने यहाँ पर अनुवाद पूछ दिया है, क्योंकि कई बार अनुवाद पूछकर आपको चमत्कृत किया जाता है, आपको थोड़ा सा गूगली फेस करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वही पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया महारुकन, और इसके बाद नीचे की पंक्ति है कि उसकी पत्नी अपनी उम्र के जो भी महिलाएं या फिर दोस्त हैं उसमें क्या होती है? लज्जित होती है। ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसको मैं पूरा ही पढ़ देता हूं कि भला हुआ जो मारिया बहणी महारा कंतु लज्जे जम तु वयस सिहु जय भग्गा घरु एन। तो ये देखिए अपभ्रंश की पंक्तियां हैं सब, तो थोड़ा इनको याद करना भी मुश्किल होता है। हमने किताब सामने रखी हुई है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से मैं बता पाऊं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, हेमचंद। वैसे कई आप देखेंगे जो गाइड नुमा किताबें हैं, कई जगह पर ना इनका आंसर मुंज कवि भी बताया हुआ है। मुझे काफी आश्चर्य होता है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर आप देखिए, अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में राहुल साकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जो समय बताया कि उन्होंने 10वीं विक्रम संवत 10वीं माना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी न जाने कहां किन किताबों में पढ़े हुए हैं। मैंने एग्जैक्ट आलोचक का नाम लेकर बताया कि फला किताब से मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसमें राहुल साकृत्यायन ने क्या माना है उसको मैंने अपने से नहीं बनाया, बल्कि जो वहां पर दिया गया है उसी को रखने का प्रयास किया है, ताकि किसी परीक्षा में आप जाएं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो आप ये देखिए कि कितनी बारीकी से और गहराई से अध्ययन करने के बाद हम यहाँ पर चीजों को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, तो वो तो मानवीय त्रुटियां में आप रख सकते हैं। तो जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा, अब उनके मन में जो कुछ चीजें हैं उसको जरूर कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की खोज के लिए इस किताब को अपने पास जरूर रखिए। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं आसमान से आपको टपका हुआ जैसा पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। मैं बस एक आपके लिए गाइड का काम कर रहा हूं, आपको एक सुपरवाइजर की तरह किताब कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे उठ सकते हैं, उनके तरफ संकेत भर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने आपको बता दी वही रामबाण है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप किताबें जितनी बार पढ़ेंगे कोई ना कोई नई चीज आपको मिल जाएगी उसमें। तो चलिए, ये भला हुआ जो मारा गया हे बहन, अच्छा देखिए, ये पंक्ति इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। आज के जमाने में बॉर्डर पे युद्ध होगा तो घर वाले कई बार चिंतित हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक स्त्री है, उसका पति शहीद हो गया है
तो वो एक तरीके से अपने को गर्वान्वित महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि ठीक है, वो कायर नहीं निकला, वीर निकला, वरना मेरी जो सहेलियां हैं उसमें हम हंसी के पात्र होते या फिर मुंह दिखाने लायक नहीं होते। तो ये पंक्तियां किसकी है? हेमचंद की। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। पंक्ति दी गई है कि जय सो न आवो दो घरु काई अहोमुन तुंज वैणु जग खंडई तव सही ए सो पीव होई न मुंज में कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति भी हेमचंद द्वारा ही ली गई है। अब यहां पर जो बताया जा रहा है, इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो इस पंक्ति का जो मूल भाव है कि एक नायिका है, वो अपने नायक को अपने घर बुलाती है, लेकिन नायक आने से इनकार कर देता है। तो उसको लगता है कि उसका वचन क्या हो गया है? खंडित हो गया है। मान लीजिए आपको कोई प्रेम से बुला रहा है और आप उसको मना कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने न सिर्फ मना किया है बल्कि आपने अपमान किया है। आप दुनिया के उन व्यस्तम व्यक्तियों में हैं जिनके पास समय नहीं है अगर कोई बुला रहा है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखिए कि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दोस्त यार अगर आपको बुलाएं तो समय निकालकर जरूर उनके पास जाइए। मैं भी ये काम करता हूँ। हालांकि मेरे ऊपर कई बार आरोप सा लगता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैंने निःशुल्क चुना हुआ है। और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि निःशुल्क देखने में लग रहा है कि इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जब कोई अपनी कीमती समय को निकाल कर आपसे चर्चा कर रहा है तो उसका मूल्य आप चुका कर भी नहीं चुका पाएंगे। तो मैं भी जाता हूँ और बड़ा ही फ्री रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अनुशासित रहने की कोशिश पूरा करता हूँ कि अगर मैं कहीं जुड़ा हूं तो आगे करूं। तो देखिए इसमें अलंकार क्या है। इसमें यही कहा गया कि एक नायिका है जो अपने नायक को घर बुलाती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है कि नायक जो है वो नायिका को भ्रम में रखते हुए चुपके से उसका चुंबन कर लेता है। तो ये भी लगता है कि उसने उसके चेहरे को एक तरीके से खंडित कर दिया है, उस पर कुछ ना दाग लगा दिया। तो इसलिए इसमें अलंकार क्या हो गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार इसमें है। तो यहां पर देखिए, अभी हो सकता है कि ये मेरी बात नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस पंक्ति को आराम से पढ़िए, फिर इस अलंकार को जरूर ध्यान में रखिए। मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता है तो सौभाग्य से जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो इसका सही जवाब परीक्षा में दे देंगे और लीड कर लेंगे। न सिर्फ सही जवाब देंगे बल्कि आगे निकल जाएंगे। हालांकि कोई अनटप्पा रंग दे रहा है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। उपरोक्त कथन किसके बारे में? ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है, हमने किसी आलोचक के बहाने नहीं पूछा है, बल्कि कुछ लक्षण हमने दिया है ताकि ये पता चले कि अगर आप किताबों को पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे। तो भट्टी के समान ही द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की है? और उनकी एक रचना कुमार पालचरित भी है जो कि प्राकृत काव्य में है। तो ये किस कवि के बारे में ये बातें कही जा रही हैं? ठीक, ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, शारंगधर। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हेमचंद के बारे में बात कही जा रही है। आगे मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि हेमचंद ने भट्टी के समान या फिर द्वाश्रय काव्य किसके अनुकरण पर लिखा है? तो यहाँ पर आपको भट्टी को भी ध्यान में रखना है और जो रचना का नाम दिया गया है उसको रखना है, और व्याकरण के उदाहरणों के लिए लिया है। ठीक है, कई यहाँ पर आप तथ्य देख रहे हैं कि छिपा हुआ है। ठीक है ना, 3-4 तथ्य हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। लगभग 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वाक्य में। तो ये पंक्ति किसके बारे में थी? हेमचंद के बारे में। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कुमार पालचरित नामक काव्य किस भाषा का काव्य है? कुमार पालचरित नामक काव्य किस भाषा का है? जबकि इसका जिक्र ऊपर हो चुका है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है। लेकिन हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन पूछा गया है संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर पहले ही बता दिया गया कि कुमार पालचरित कैसा है? प्राकृत काव्य है। तो एक तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसी में अगली पंक्ति है कि अपभ्रंश के भी कुछ इसमें शब्द
दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अपभ्रंश के भी कुछ शब्दों का जिक्र कुमारपाल चरित में हुआ है। तो कई विद्यार्थियों को लगेगा कि इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर 10% क्या है, सही है बस, और जबकि 90% सही कौन सा आंसर है, क्योंकि पेपर बनाने वाले का जो उद्देश्य है ये पूछना है कि कुमारपाल चरित नामक जो काव्य है वो किस भाषा का है, प्राकृत का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कुमारपाल प्रतिबोध के संदर्भ में असत्य है। कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन दिया गया, यह हेमचंद्र की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय रचना है। हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा के रूप में है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन है जो कि असत्य है। आपका दिमाग भी भागदौड़ करना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कहा गया कि यह हेमचंद की रचना है। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। यह रचना किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। ठीक है, हेमचंद की रचना इसी से मिलती जुलती जरूर है, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर दिया है, कुमारपाल चरित। लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। अब यहां पर देखिए एक दिया हुआ है कि हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा इसमें कही गई है। तो आगे के लिए मान लीजिए ये ऑप्शन में है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में आगे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना है जिसमें हेमचंद द्वारा कुमारपाल, जो कि उनके दरबारी राजा रहे, उनको उपदेश दिए गए। आप कवियों के महत्व को आप समझ गए होंगे कि कवि सिर्फ कविता नहीं करते थे बल्कि अपने राजाओं का मनोबल भी बढ़ाते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो गद्य पद्यमय रचना है। यानी कि गद्य पद्यमय रचना को क्या कहा जाता है, होमवर्क में आपको दे दिया, ठीक है, और मैंने एक संकेत भी कर दिया। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि गद्य पद्यमय रचना को क्या कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर गद्य पद्यमय की जगह पे उस शब्द का हम अगर प्रयोग करते तो भी वाक्य सही रहता। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। यह किसकी रचना है, यानी प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है जो कि भोज प्रबंध के आधार पर बनाई गई। ऑप्शन दिया गया हेमचंद, भोज, मेरुतुंग, विद्याधर। ठीक, तो इसका जो यहां पर सही जवाब होगा कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, मेरुतुंग की। वैसे चिंतामणि आपने पढ़ी होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, 4 खंडों में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस चिंतामणि शब्द का प्रयोग अपने आप नहीं किया है, बल्कि यह शब्द परंपरा के दृष्टिकोण से पहले से ही प्रयुक्त होता आ रहा है। यानी जितनी किताबों का नाम आप देखेंगे ऑन द स्पॉट अनटप्पे तरीके से कोई आलोचक या लेखक नहीं रखता है, बल्कि वो ज्ञान की जो परंपरा है उसे ग्रहण करते हुए सोच समझ कर रखता है। तो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 जो भी है, कहीं ना कहीं मेरुतुंग से यह शीर्षक प्रभावित माना जा सकता है। एक मैं जोड़ने के लिए, कोरिलेट करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, मेरुतुंग की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन साहित्य का जैनाचार्य है। जैन साहित्य का जैनाचार्य कौन है। ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैन साहित्य का जैनाचार्य कौन कौन से हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी कि हेमचंद्र भी हैं, सोमप्रभ सूरी भी हैं, मेरुतुंग भी हैं। ठीक है ना, इन तीनों को जैन साहित्य के जैनाचार्य के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न बड़ा ही नए ढंग का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि मृणालवती किस रचना की पात्र है। पिछले रचना में मैंने एक और महिला स्त्री का नाम बताया हुआ था, आपको याद आ गया होगा, जिनका संबंध नाथ साहित्य से था। यहाँ पर मृणालवती आ रही। मान लीजिए कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट्स किए कि सर मैं स्त्री विमर्श को ध्यान में रखते हुए जो भी इतिहास लेखन किए गए हैं और उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी इतिहासकार हैं वो पुरुष हैं, महिला इतिहासकार 2 ही 3 हैं गिनी चुनी। तो सुमन राजे का नाम इसमें ज्यादा चर्चित है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। उन्होंने इसी तरीके की कुछ पात्रों को जोड़ते हुए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी स्त्री महिलाओं का शुरुआती दौर में भी प्रतिनिधित्व रहा है। तो मृणालवती की रचना
किस रचना की पात्र है, ये पात्र के रूप में है, आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि। तो मृणालवती का नाम किसमें आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबंध चिंतामणि में इसका जिक्र किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, विकल्प देखिए यहाँ पर बहुत ही एकदम से नियरेस्ट दिए गए थे, ठीक है ना। थोड़ा भी भटकेंगे इधर उधर तो गलत आप रंग सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। अगला प्रश्न है, झाली तुट्टी कीन हुएयो छरपुंज, हृदय दोरी बंधिव जिम मंकड़ तिम मुंज। इन पंक्तियों में मंकड़ का अर्थ है। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरीके के भी प्रश्न इस समय आ रहे हैं कि पंक्तियां दे दी जा रही हैं और रेखांकित करके शब्दों का अर्थ भी पूछा जा रहा है। तो हम जैन साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जैन साहित्य में ये पंक्ति आई हुई है, ठीक है। और इसमें जिक्र उस समय का किया गया है कि जब हनुमान जी लंका में गए हुए हैं और उनकी पूंछ को जलाने की कोशिश की जाती है बांधकर। तो यहाँ पर देखिए मंकड़ का अर्थ पूछा गया, ऑप्शन दिया गया कुत्ता, बंदर, गधा, घोड़ा। जब मैंने हनुमान जी का नाम ले लिया तो आपके मन मस्तिष्क में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो गया? बंदर। अच्छा, ये जो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, इसको भी अगर आप जान जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पंक्ति मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। इस पंक्ति को भी ध्यान में आप रख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने मेरुतुंग की चर्चा की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आप कई चीजें मिलाकर बता देंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो उस वक्त सही जानकारी होनी जरूरी है। तो पहले तो मंकड़ को आप बंदर के अर्थ में नोट कर लीजिए और ध्यान में रखना है कि यही आगे चलकर मरकट शब्द में बदल गया, ठीक। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं? ये बात किसके बारे में कही जा रही है, किस ग्रंथ के बारे में बात कही जा रही है कि इसमें शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए और देश भाषा का भी प्रयोग किया गया? ऑप्शन दिया गया प्रबंध चिंतामणि, कुमार पालचरित, सारंग धर पद्धति, प्राकृत पिंगलम सूत्र। तो कौन सी रचना है जिसमें कि शाबर मंत्र और भाषा चित्र का जिक्र किया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपका दिमाग दौड़ रहा होगा, जी बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सारंगधर पद्धति नामक जो रचना है उसमें इसका जिक्र किया गया है। आपके मन में आना शुरू हो गया होगा कि सारंगधर पद्धति किसकी रचना है, आगे हो सकता है कि प्रश्न के तौर पर हो भी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, नूनम बादल छाय खेप पसरी निश्राण शब्द खरह शत्रुपाणी लुटालितोण हनिसौ एव भणत्युन भट्टा। उपयुक्त पंक्तियां किसकी प्रशंसा में लिखी गई? देखिए, इन पंक्तियों को पूछने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये किसी खास व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई है, कि ये वीरता के एक प्रतीक के तौर पर रहे हैं, प्रशंसा में लिखी गई क्योंकि वीरगाथा काल की रचना है, तो जाहिर सी बात है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। लेकिन किसके बारे में किया गया है, यही चीज मुझे बताना है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया राजा जय सिंह, कुमारपाल, श्रीमलदेव, राजा भोज। तो किसके बारे में बात कही गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, श्रीमलदेव के बारे में यह बात कही गई है, ठीक है। उनकी प्रशंसा में यह बात लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है कि जज्जल का उल्लेख किस रचना में है? जज्जल जो कि एक खास मंत्री के, एक खास राजा के मंत्री रहे, जज्जल। और वन लाइनर किताबों में तो इनको कई जगहों पर कवि भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जज्जल एक मंत्री के तौर पर, अब ये इनका जिक्र किस रचना में हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कुमार पालचरित, हमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, सारंगधर पद्धति। तो जज्जल का उल्लेख किसमें किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हमीर रासो। और हमीर रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बड़ा ही फेमस है कि आजकल ये रचना नहीं मिलती है। मान लीजिए ये सवाल पूछ लिया जाए कि किसके बारे में, और ये भी कहा जाता है कि हमीर रासो ग्रंथ उपलब्ध नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि आजकल यह ग्रंथ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो बात कही गई है हमीर। हमीर के लेखक को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है या फिर इस पे विवाद है कि कौन इसको लिखा है, लेकिन इसमें जज्जल का जिक्र किया गया है कि हमीर
युद्ध का मैदान जज्जल के हाथों में छोड़कर चला जाता है या फिर शहीद हो जाता है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवियों का सही अनुक्रम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवियों का सही अनुक्रम क्या है, अगर उनके पुस्तक के आधार पर देखें तो? ऑप्शन दिया गया शारंगधर, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी और हेमचंद। तो ये 4 नाम दिए गए। इसके आधार पर बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार कौन से क्रम पे हैं ये जैन कवि। तो इसका जो सही जवाब है, चारों में घुमा फिरा कर ये दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। पहले नाम है हेमचंद, दूसरा सोमप्रभ सूरी, तीसरा मेरुतुंग और चौथा सारंगधर। ये उसी पैटर्न पे है कि यूजीसी नेट के जो भी विद्यार्थी परीक्षा दिए होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे, एक बार सवाल पूछा गया कि अष्टछाप कवियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रम क्या है। हम जीवन क्रम के आधार पर जरूर इन कवियों को ध्यान में रखें, लेकिन कई बार जो भी पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए पेपर कई बार कठिन और कई बार आसान भी हो जाता है। तो देखिए, एक उसी में से एक प्रयोग भी है कि आप कम से कम इस प्रैक्टिस सेट के बहाने जान जाएं कि जैन कवि कौन कौन से हैं और शुक्ल जी के अनुसार उनका क्रम कौन कौन सा है। अगला प्रश्न है, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, विद्याधर। तो आमतौर पर इस तरीके के कथन पूछे जाते हैं शुक्ल जी का, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब है, किसके बारे में इन्होंने कहा, सही जवाब है ऑप्शन सी, सारंगधर के बारे में यह बात कही गई है कि आयुर्वेद ग्रंथ, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आदिकाल में आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा है और प्रसिद्ध है, तो किसका नाम आएगा उसमें? सारंगधर का नाम आ जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और सारंगधर पद्धति जो ऊपर एक रचना आई हुई थी वो किसकी है? सारंगधर की है। तो नाम उसमें लिखा हुआ है पहले से ही। अगला प्रश्न है कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया विद्याधर, सारंगधर, मेरुतुंग, हेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारंगधर के बारे में ही बात कही गई है। तो देखिए, यहां पर सारंगधर को लेकर एक दो नए प्रश्न बनाए जा सकते थे, ठीक है, जो कि विकल्प के रूप में रहते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारंगधर के बारे में असत्य है, ठीक है। तो देखिए, ये तो कथन क्या है, दोनों कथन क्या है? सत्य है। सारंगधर जहां आयुर्वेद का ग्रंथ लिखते हैं वहीं एक अच्छे कवि के तौर पर भी हैं और सूत्रकार के रूप में। ये देखिए, सूत्रकार क्या होते हैं? अक्सर आप न्यूज देखते होंगे तो बताया जाता है कि सूत्रों के मुताबिक ये, सूत्रों के मुताबिक वो। तो ये सूत्रकार क्या है? यानी कि किसी भी काम को रखना और उसमें निर्देशन देना, ठीक है, एक तरीके से सूत्र का काम करना, जोड़ने का काम करना। सारंगधर काफी फेमस व्यक्ति रहे होंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुभाषित ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ सुभाषित ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, हमीर रासो, सारंगधर पद्धति। तो सुभाषित ग्रंथ के बारे में हमें बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो कि सुभाषित है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, सारंगधर पद्धति को हम सुभाषित ग्रंथ के तौर पर भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धनाथ और जैन कवियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के किस प्रकरण में किया है? ठीक, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें सिद्धनाथ और जैन कवियों का उल्लेख किया गया है, तो किस प्रकरण में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है कि इन तीनों धाराओं के कवियों का जिक्र प्रकरण 2 में किया गया है और प्रकरण 2 का नाम क्या है? अपभ्रंश काव्य, ठीक है, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने कुल 21 प्रश्नों पर चर्चा की। देखने में सब 21 प्रश्न थे, न सिर्फ प्रश्न थे बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक का लाइन बाय लाइन आपने अध्ययन कर लिया और ये भी अनुमान लगा लिया कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आप देख चुके होंगे, कुछ प्रश्न आपको नए भी दिखाई पड़े होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और बाकी मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए, क्योंकि जो कुछ है
आप ही सब इसके हैं, हमारी शक्ति के तौर पर आप लोग हैं और हमारे मनोबल के रूप में भी। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।